चलिए आज हम लोग करेंगे थर्ड काइंड ऑफ रेशियो जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। इसको हम एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। तो कौन सा रेशियो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी कर लीजिए सीधा। परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। तो ये क्या दिखाता है? इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको कितना इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हम इसको आमतौर पे कंपेयर किसके थ्रू कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते हैं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका पहला फॉर्मूला जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लिखिए टाइप नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बता रहा है कि एक साल में कितना टाइम्स हम अपने इन्वेंट्री को बेच पा रहे हैं, कितनी बार रोटेट हो रहा है वो। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल लेकर प्रोक्योर करके फिनिश गुड्स बना करके हम उसको वापस सेल कर रहे हैं, तो ये काम कितनी बार हो पा रहा है। ठीक, तो इसको कैसे आप निकालेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मूला यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको पहले कहते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर बाई चांस आ जाए तो ये टर्म यूज कर रहे हैं तो ये और ये सेम ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब बेसिकली है सेल्स। क्या है? नेट सेल्स को ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने ब्रैकेट में रखा है, ये इसको आप डिवाइड मत समझिएगा, ये समझाने के लिए, इंडिकेशन के लिए खाली किया था। बाई यहाँ लगेगा, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री का अगर फॉर्मूला आपको जानना है तो दोनों का ही बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या होगा और एवरेज इन्वेंट्री का क्या होगा। तो लिखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, एड कैरेज, एड वेजेस, एड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। तो अगर आपके पास सब में ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप ऐसे निकालोगे। 11 का फाइनल अकाउंट्स याद है ना? याद है ट्रेडिंग अकाउंट? तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये सारा पार्ट है। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल करने में जो टोटल खर्च लगा है वो ये है, जो माल हमने बेचा है, जितने रुपए में बेचा है उसके अंदर एक्चुअल में खर्च कितना लगा है उसको बनाने में, उसका कॉस्ट, खुद का इन्वेंट्री का कॉस्ट, परचेस करने का कॉस्ट, लाने ले जाने का भाड़ा, डायरेक्ट वेजेस, बाकी सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब कुछ, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब इतना नहीं करके अगर मेरे पास और इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? अगर मेरे को सेल्स पता है, सेल्स को हम क्या कहेंगे? अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सारा टर्म आप बोलते जाइए और सम्स करते टाइम आप इसको लिखते जाइए। तो
तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप ये टर्म से एक्वेंटेड हो जाएंगे, मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए, कि कॉमन टर्म हो जाएगा। एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये सब टर्म बड़ा कॉमन होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, तो निकल जाएगा ये। मज़ेदार चीज़ यही है कि ट्रेडिंग वाला ही पार्ट कर रहे हैं हम, अब गौर से देखिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, ट्रेडिंग को इमेजिन करो, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स आता था और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता था डेबिट साइड में। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट जो माइनस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली यही हो रहा है। जो फिगर आएगा वो डेबिट का सारा आइटम को जोड़ रहे हैं, डेबिट का सारा आइटम को जोड़ रहे हैं एक्सेप्ट प्रॉफिट, और उससे माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। निकल के क्या आएगा? वही आएगा। चलो इसको समझाने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो आप क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आपको बोलेंगे सर मेरे को तो याद रखना पड़ रहा है ये सारा चीज़। ऐसे समझ लेंगे। छोटा सा एग्जांपल के बताते हैं, छोटा सा ट्रेडिंग बता देते हैं आपको। आप इमेजिन कीजिए और कुछ आइटम्स लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक छोटा छोटा फिगर लेके चल रहे हैं। 1000 परचेज कर लिए अपने 10,000 का, वेजेस हमारे पास है 5,000 का, सेल्स हमने कर लिया है 20,000 का। तो आप मुझे बता सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 4,000 का। अच्छा, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी ले लीजिए, स्टॉक ले लीजिए 2,000 का क्लोजिंग, तो यहाँ कितना हो गया? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? कितना? 22 में से माइनस कर दिए 16,000, तो कितना आएगा? 6,000। अब हम लोग चेक करेंगे कि सर हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है और क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम। तो सबसे सिंपल तरीका था कि जब सेल्स पता हो, ग्रॉस प्रॉफिट पता हो, माइनस कर दो। तो चेक करेंगे कि दोनों से आंसर सेम ही है। सेल कितना हमारे पास, जीपी कितना हमारे पास, तो ज़रा 20 में से माइनस कीजिएगा 6, तो क्या निकल के आएगा? इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14 की है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सेल्स नहीं दिया हुआ है, जीपी भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है। तो क्या तरीका था? सारे खर्चे को जोड़ो और क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो ज़रा चेक कीजिए तो क्या आ रहा है? 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? तो इस यही तरीका है। अब आपको याद रहेगा? इज इट सिंपल एंड ईजी? तो ये मत सोचो ये कहाँ से ले आया यार, ये नया चीज़ जोड़ना नहीं है। जो फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है, ट्रेडिंग किया हुआ है, वहीं से निकलता है कि जो सामान हमने बेचा है, सेल किया है, उसको बनाने में कितना खर्च एक्चुअल में लग रहा है। ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला ये तो पता ही है आपको। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखो। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख लीजिए। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसा कब बेटर होगा ये। इसका जो आंसर आएगा, हमेशा बताते हैं टाइम्स में आता है ना, डैश टाइम्स। तो लिखिए जितना ये ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, और ये कम होगा तो अच्छा नहीं है। मतलब क्या? हायर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया मान लो 10 टाइम्स, इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। आप टोटल प्रोसेस को बनाकर बेचने को, जो प्रोसेस है आपका, वो आप कितनी बार कर ले रहे हो? 10 टाइम्स कर ले रहे हो। ठीक है, तो इट शोज हायर एफिशिएंसी एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए इसको परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी रेशियो भी कहा है, क्योंकि ये एफिशिएंसी दिखा रहा है। ठीक है ना? तो हम ये समझ चुके कि हमारा इन्वेंट्री बहुत अच्छे से यूज हुआ है। ओके, लो इन्वेंट्री टर्नओवर्स क्या इंडिकेट करता है?
कि हमारा जो इन्वेंट्री वो जल्दी से बिक नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गोडाउन में पड़ा हुआ है बहुत लंबे समय से। इसके कारण क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, फंड्स हमारा ब्लॉक हो जाता है हमारे स्टॉक के अंदर। समझो इस बात को, आप बहुत सारे स्टॉक ला के अपने गोडाउन में रखे हुए हैं, तो आपका पैसा तो उसमें लग चुका है। तो लो टर्नओवर शोज ब्लॉकेज ऑफ फंड। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाने वाला है क्योंकि गोडाउन चार्जेस खर्चा लगता है आपका, गोडाउन में ऐसे फ्री में नहीं पड़ा हुआ है, पैसा लगेगा। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, फंड्स ब्लॉक हो जाएगा, और जो रखे रखे सामान ऑब्सोलेट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके कारण भी आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो किस तरीके से एफिशिएंसी दिखाया जा रहा है? क्लियर है? अब नेक्स्ट रेशियो करते हैं या इसके ऊपर सम्स करते हैं? पहले एक सम्स कर लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड जीपी एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इंफॉर्मेशन गिवन इज average inventory is 40,000, inventory turnover ratio is given 8 times and selling price is 25% above cost। तो आपको ढूंढना है जीपी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स दे दिया है, विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 40, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका कितना आ गया 3,20,000। ये आंसर हमें समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें पता चल गया है, और मुझे दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। बताइए, तो ये जो 3,20,000 ये कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट है ना। और हमको ये पता है कि सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट का 25% क्या निकलने वाला है? प्रॉफिट। तो आप निकाल लीजिए। तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? कॉस्ट का बोला जा रहा है, तो अगर मुझसे सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा डायरेक्टली तो मैं इनटू कर दूंगा सीधा 125%, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो इसका कितना निकालना है? कितना निकलेगा? 80,000। ये तो जीपी हो गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है? आरएफओ क्या होगा? प्लस जीपी। यस और नो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? कितना आएगा? 320 प्लस 80 एंड द आंसर इज 4 लाख। है ना, सिंपल सा सम। आप चाहते हैं अगर डायरेक्टली आपको निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देते 125% या 125/100, तो भी आ जाता। इस सम में ट्रिक क्या होता जानते हो? ये सम मजेदार कब होता, इंटरेस्टिंग तब बनता है ये सम, जब आपको सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट नहीं है, तो मुझे 25% या जीपी रेट दे देता। क्या देता? जीपी। अगर ये जीपी दे देता 25% ऑन सेल्स, अब क्या करते आप? जीपी रेट 25% ऑन सेल्स है, आपने जो फिगर ढूंढा वो क्या है? कॉस्ट है। तो 25% ऑन सेल्स को कन्वर्ट करना पड़ता हमें ऑन कॉस्ट। तो क्या सिखाए थे? 25% ऑन सेल मीन्स 1/4 ऑन सेल्स। तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? विच इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट। तो यहां पर जो जीपी निकालते आप वो 3,20,000 का क्या निकलता? 1/3।
तो वो उस हिसाब से हमारा आंसर चेंज हो जाता। तो ये ट्रिकी हो जाता। हमने जो एग्जांपल लिया वो ईजी था, लेकिन जब हम ऐसा मेंशन करेंगे तो यहाँ ट्रिक आ गया। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना आता है सबको। कॉस्ट से सेल्स में जाएंगे और सेल्स से कॉस्ट में आएंगे तो क्या होगा, जब भी ऐसा काम आए कि आपको कॉस्ट से सेल्स में परसेंटेज को कन्वर्ट करना है या सेल्स से कॉस्ट में आना है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो परसेंटेज उसको फ्रैक्शन बना लीजिए। जैसे 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर मुझे सेल्स में जाना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, वो सेल्स का आ जाएगा परसेंटेज। तो 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ये तो सम्स हो गया ना, मैं आपको ये सिखा देता हूँ क्योंकि ये हो सकता है सम्स में आए और आप कहीं ना कहीं इसके अंदर गड़बड़ कर दो। तो सारे स्टूडेंट इस बात पे ध्यान दें कि किस तरीके से अपने परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक तो सम्स अपना डायरेक्ट आएगा, सारा लिस्ट दिया रहेगा, आप उसको ऐसे फॉर्मूला में सीधा पुट कर दो। एक आएगा जहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग टर्म्स ढूंढना है, मिसिंग आइटम्स ढूंढना है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसका चांस ज़्यादा है। परसेंटेज को करना सीखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको याद रखिए, बहुत आगे काम आएगा सबके, ठीक है। पूरा कॉलेज लाइफ, पूरा सीए, पूरा सीए में जब भी अकाउंट्स कर रहे हैं आपको यूज़ होगा। कॉस्ट से किस में जाना है, परसेंटेज सेल्स पे। 25% सपोज कीजिए कॉस्ट पे है, तो इसको ऑन कॉस्ट है, यहाँ होगा ऑन कॉस्ट, यहाँ निकालना ऑन। तो 25 का मतलब क्या होता है, 1/4। और सेल्स पे जाने के लिए क्या करेंगे, 1/4 + 1 दैट इज 1/5 ऑन सेल्स। तो आपको जब सेल्स वैल्यू दिया होगा जो, उस पर सीधा लगा दीजिए 1/5, आपका प्रॉफिट आ गया। और अगर मान लीजिए ऑन सेल्स हो गया पहला एग्जांपल, अगर सेल्स पे लिखा है 25% ऑन सेल्स, तो इसका मतलब होता है 1/4 ऑन सेल्स, यस और नो। अगर हमको कॉस्ट में जाना है तो आप क्या करोगे, लेस करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। 1 नहीं समझना दिमाग में, हमेशा याद रखेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करना है, नहीं तो लोग यहाँ गलती करते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। ये हो जाएगा 1/4 - 1 विच इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट। समझ गए क्या? तो ये सेकंड केस क्लियर हो गया। कॉस्ट से सेल्स में जाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़िए, और सेल्स से कॉस्ट में आता है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कीजिए। ठीक, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल एक ये शॉर्टकट की तरह लो, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम सेपरेटली बता देंगे। अब देखिए, तो अगर ऐसा लिखा है 1/7 ऑन कॉस्ट, तो बताइए तो यहाँ क्या आएगा, सॉरी 2/7 ऑन कॉस्ट, तो यहाँ क्या करें, कितना होना चाहिए परसेंटेज ऑन सेल्स, 2/9 ऑन सेल्स। स्टूडेंट क्या गलती करता है, 1 ही जोड़ना सीख रहा है वो, क्योंकि आमतौर पे सब में 20%, 25%, 10% तो ऊपर आ जाता है 1, तो 1 ही प्लस माइनस करके सीख रहा है, लेकिन 1 नहीं है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड या लेस करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये रेशियो क्लियर हो गया, इसको सब नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से फॉर्मूला को समझ लीजिए, ठीक है। और भी कोई अगर डाउट है किसी को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए अब सेकंड रेशियो करते हैं एक्टिविटी, और वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर रहे थे ना, अब आप लिखेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और हमें पता है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर्स एंड बिल्स
रिसीवेबल, दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो दोनों को जोड़ के ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक, वो एवरेज आ जाएगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देख के कोई घबराओ मत, क्रेडिट सेल्स ही है ये। क्रेडिट सेल्स को ही अब हम कहते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स ही है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स कैसे निकलता है सबको पता है भाई, अब क्या बताऊं। क्रेडिट सेल्स को सबको पता है, क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस कौन सा सेल्स, हो गया। और एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, जिस भी चीज का निकालना है एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 एवरेज। तो यहाँ एवरेज है ट्रेड रिसीवेबल में क्या, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। इस रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताता है कि कितना स्पीड में हम रिकवर कर ले रहे हैं मनी फ्रॉम आवर डेटर्स। ठीक, हमने किसी को उधार में बेचा होगा, उन लोगों से हम कितने जल्दी पैसा रिसीव कर रहे हैं। अगर ये रेशियो ज्यादा आता है, इफ इट इज हाई, अगेन अगर ये ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये लो है ना तो इसका मतलब चांसेस ऑफ बैड डेट्स आर वेरी हाई। आपने रॉन्ग क्रेडिट पॉलिसी अपनाया है, या गलत लोगों को, रॉन्ग पीपल को जो क्रेडिट के लायक नहीं है आप उनको देकर रखे हैं, इसीलिए आपका पैसा फंसा हुआ है। योर मनी विल बी ब्लॉक्ड एंड द चांसेस ऑफ बैड डेट विल बी वेरी हाई, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पैसा का फ्लो आपका कंटिन्यूसली आ नहीं रहा, अटका है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी टाइम्स में ही आएगा, ठीक है। जितना हायर उतना बेटर। अच्छा, आप बोल सकते हो सर इसका क्या कोई स्टैंडर्ड फिक्स है क्या, 10 टाइम्स 5 टाइम्स होना चाहिए कि 2 टाइम्स होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, ठीक है। आपको ये इंडस्ट्री के हिसाब से आपका बिजनेस कैसा है, कहाँ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट कैसा है, इन सारे चीज़ों पे है, ठीक। हाँ, अच्छा है कि बुरा इस साल, हाउ विल यू फाइंड इट, इसको अपने पिछले साल के टर्नओवर से कंपेयर कर लीजिए। अगर पिछले साल का टर्नओवर 5 था, 5 टाइम्स, और इस बार 7 टाइम्स है, इसका मतलब इस बार इम्प्रूव हुआ है। और अगर उससे कम है तो भाई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े फिर। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा सम्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, इजी सम्स आता है, यू कैन इजीली फाइंड इट। आप एग्जांपल देखो, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होने से कमेंट कीजिए, ठीक है। करते हैं हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस होल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड, लास्ट सम में क्या था, रिसीवेबल, अब क्या हो जाएगा, पेएबल। और ट्रेड पेबल में हमें पता है क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, फॉर्मूला सेम ही है। अब इसमें कौन सा बेटर होता है, अगर ये टर्नओवर हाई है, इसका मतलब हम अपने क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल्स को फ्रीक्वेंटली पैसा दे दे रहे हैं, ठीक। और अगर हम आप सही टाइम पर पैसा दे दे रहे हो, जल्दी पैसा दे दे रहे हो, तो बिजनेस का, कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाता है। क्रेडिटर्स विल हैव मोर फेथ इन यू, दे विल ट्रस्ट यू, और वो आपको और क्रेडिट दे सकते हैं इजीली। आपके क्रेडिट वर्दीनेस पे उनको फिर डाउट नहीं होगा, ट्रस्ट हो जाएगा कि ये आदमी तो पैसा भाई जल्दी पेमेंट कर दे रहा है। तो हायर होना इज बेटर, ठीक है। इसके ऊपर भी आप एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें करने के लिए नहीं है, इजी है सम्स, ठीक है। आगे करते हैं। अगर इस रेशियो में नेट क्रेडिट परचेजेस नहीं है, तो जो परचेजेस गिवन होगा उसको आपको क्रेडिट परचेज ही मानना पड़ेगा,
इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट रेशियो करते हैं, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। लिखिए, ये हमारा थर्ड रेशियो था ना, अब जो करेंगे फोर्थ है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर, इसका फॉर्मूला लिखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होना चाहिए बताइए तो डिनोमिनेटर में, नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्या होना चाहिए? नेट फिक्स्ड एसेट्स। ये रेशियो बताता है कि आप अपने फिक्स एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, ठीक है। और खासकर किस कंसर्न के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। जो भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व है, उनका बहुत ज़्यादा पैसा किस में लगता है? फिक्स एसेट्स में लगता है। तो उनके लिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि भाई नेट फिक्स एसेट्स क्या होता है, तो टोटल फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। नेट फिक्स एसेट्स क्या होगा? फिक्स एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा? टेंजेबल प्लस इनटेंजेबल एसेट। इनटेंजेबल एसेट्स का भी वैल्यू होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, दे हैव वैल्यू, दैट्स व्हाई वी इंक्लूड इट इन फिक्स एसेट्स। इज इट क्लियर? अगर ये रेशियो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं और ये बढ़ता है, तो इसका मतलब हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। वी आर यूजिंग आवर फिक्स एसेट्स इन अ बेटर वे, ठीक है। क्लियर है? इन सब का सम्स हो सकता है अलग से अपन कर ले, या आप अपने एग्जाम्पल से सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया। हाँ, अगर आप बोलेंगे सर टेंजेबल एसेट्स क्या है, तो वही प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग, सब यहाँ आ रहा। और इनटेंजेबल अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जिसको परफॉर्मा पता है उसके लिए तो कुछ नहीं है, अब वो आराम से सॉल्व कर ले। तो ये सम्स में भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाला है कि कुछ यूनिक, कुछ टफ हो जाएगा, इसमें टफ होने का कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो में आते हैं। नेक्स्ट रेशियो करते हैं। अभी फिक्स एसेट था ना, अभी नेट एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, ये भी इसका नाम है। तो यहां क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? नेट एसेट्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट एसेट्स। इसका दूसरा नाम क्या बताया अभी? कैपिटल। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालना सीख चुके हैं, बस आपको ये सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, और इसी के साथ ये नंबर 5 हो गया ना, फिर तो 5th खत्म कर लिए। 6 में लिखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला लिखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। RFO शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। आप सबको अब तक तो ये पता चल ही गया होगा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस, तो वी नो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस
तो जो भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा यूज आ गया, फिक्स्ड एसेट वाला आ गया। नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें ज़्यादा रोल किसका होता है, करंट एसेट्स का होता है रेदर देन फिक्स एसेट्स। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो कौन सा एसेट्स करता है, करंट एसेट्स करता है। इसीलिए ये जानना और समझना हमें ज़रूरी है। तो ये रेशियो में बताता है कि हम कितना एफिशिएंटली अपने वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट करने के लिए। वो रेवेन्यू को कमाने के लिए हम अपने वर्किंग कैपिटल को कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ये बताता है हमें कौन सा रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो अगर हाई है अच्छी बात है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लो है इट मीन्स आप अपने वर्किंग कैपिटल को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने में। तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस सेक्टर ताकि आप इंप्रूव कर सको। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर हो जा रहा है मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो अगर ये बहुत ज्यादा है तो भी डेंजरस है। इसका मतलब ये हुआ डेंजरस कैसे, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। आप डे टू डे एक्टिविटीज का एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाएंगे, यही है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो बहुत ज़्यादा होना भी डेंजरस है, कम होना भी खराब है। ठीक है, तो अगर बहुत कम है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, अंडर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, बहुत कम भी ठीक नहीं है। तो ये सारा जो रेशियोज है, एक्टिविटी रेशियोज हमने ख़त्म कर लिया है। आपका होमवर्क रहेगा कि आप हर एक रेशियो का सारा एग्जाम्पल सॉल्व करें और उसके बाद एक्सरसाइज में चले जाएं। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग द सम्स, आइए पूछिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कमेंट कीजिए। फिर से मैं आपको सबको रिमाइंड कर दूं कि हम लोगों का क्रैश कोर्स ऑन है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए, हमारे गिरीश पार्क और बारानगर सेंटर में, जो कि आलम बाज़ार के पास है। तो आप वहाँ अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है वो जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट रेशियो के साथ।